हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 15 सितंबर 2023 की शिफ्ट 1 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटाव डैश भुगतान के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान के बराबर है, अर्थात प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले के उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत कर के बोझ को खरीदार पर स्थानांतरित करना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मांग और आपूर्ति की लोच। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत कर के बोझ को खरीद पर स्थानांतरित करना मांग और आपूर्ति की लोच के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सार्वजनिक व्यय पर वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना निम्नलिखित में से किस तत्व से बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सार्वजनिक व्यय पर वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना विस्थापन प्रभाव, एकाग्रता प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव, इन तीनों से ही बनी है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कमोडिटी टैक्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निगम कर। निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स कमोडिटी टैक्स नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और चुंगी कमोडिटी टैक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, किसी शहर में प्रवेश करने पर माल पर लगाया जाने वाला शुल्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंगी। किसी शहर में प्रवेश करने पर वस्तु पर लगाया जाने वाला शुल्क चुंगी है। वहीं व्यक्ति या संस्था की आय पर आय कर लगाया जाता है और कृषिगत आय पर कृषि कर और वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षा इसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, योग्यता वस्तु का। शिक्षा का संबंध योग्यता से है और शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव और कौशल की प्राप्ति और संवर्धन होता है, अतः शिक्षा एक मूल्यवान योग्यता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा टैक्स दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति कर। संपत्ति कर दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 41%। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% थी। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और इसकी सिफारिश केलकर टास्क फोर्स ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कृषि आयकर राजस्व निम्नलिखित में से किस सरकार को जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। भारत में कृषि आयकर राजस्व राज्य सरकार को जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा आर्थिक सिद्धांत सुझाव देता है कि अविकसित देशों को विदेशी वस्तुओं की निर्भरता कम करने के लिए अपने आंतरिक बाजारों और उद्योगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का आर्थिक सिद्धांत सुझाव देता है कि अविकसित देशों को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए अपने आंतरिक बाजारों और उद्योगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों द्वारा अंतर्निहित की गई श्रेणियों में से एक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा। सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी
द्वारा अंतर्निहित की गई श्रेणियों में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में जारी सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के हिस्से के रूप में स्थापित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लॉरेंज वक्र का उपयोग करके गिनी गुणांक की गणना कैसे की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह लॉरेंज वक्र और विकर्ण रेखा के बीच के क्षेत्र और लॉरेंज वक्र के अंतर्गत पूरे क्षेत्र का अनुपात है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, राज्य के हस्तक्षेप का कौन सा दृष्टिकोण सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण। राज्य के हस्तक्षेप का हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसांख्यिकी लाभांश शब्द का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा और बढ़ती कामकाजी उम्र वाली आबादी से आर्थिक लाभ प्राप्त होना। फिर क्वेश्चन नंबर 66, रैग्नर नरकसे के अनुसार देश गरीबी के दुष्चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च बचत, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करके। रैग्नर नरकसे के अनुसार देश गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त हो सकते हैं जब वो उच्च बचत, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करें। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन रोस्टो के आर्थिक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज रोस्टो के आर्थिक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए स्वरुचि वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक नियोजन का संभावित लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आर्थिक गतिविधियों को दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर सकता है और बाजार की विफलताओं का समाधान कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हैरेट डोमर मॉडल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर और उसकी प्राकृतिक विकास दर के बीच क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक विकास दर समय के साथ प्राकृतिक विकास दर में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैग्नर नरकसे से। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा रैग्नर नरकसे से संबंधित है और इस सिद्धांत के अनुसार आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाता है। इसलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होगी, जिससे फिर कम आय होगी। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इसे ही देश की गरीबी के दुष्चक्र में कोई भी देश फंसा रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषज्ञता आंशिक है। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के अनुसार विशेषज्ञता आंशिक है और इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के संतुलन का मूल्यांकन करता है जिनकी विशिष्टताएं और प्राकृतिक संसाधन अलग अलग है। और यह सिद्धांत यह भी बताता है कि जब दुनिया भर में संसाधन असंतुलित है तो एक राष्ट्र को कैसे काम करना और व्यापार करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण चक्रीय उतार चढ़ाव, विशाल जनसंख्या और तीव्र आर्थिक विकास, ये तीनों ही है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, IMF की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दिए गए ऑप्शंस में कोई भी सही नहीं है क्योंकि IMF की स्थापना 44 सदस्य देशों द्वारा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 ईस्वी में हुई थी और औपचारिक रूप से IMF ने
27 दिसंबर 1945 से कार्य करना शुरू किया था और वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 1946 को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विकसित देशों को व्यापार से अधिक लाभ सुनिश्चित करना। ये WTO का उद्देश्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, 2023 में भारत में आकांक्षी जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 112। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारत में 2020 में संशोधित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 81, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत का जनसांख्यिकी लाभांश के आसपास चरम पर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2041 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत का जनसांख्यिकी लाभांश वर्ष 2041 तक चरम पर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बागवानी एवं शहद से। स्वर्णिम क्रांति बागवानी एवं शहद से संबंधित है और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से और रजत फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, किस वर्ष रेलवे बजट को भारत के आम बजट में मिला दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016-17 में। बजट 2016-17 में रेलवे बजट को भारत के आम बजट में मिला दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के बड़े कारोबारियों को सीधे कर्ज देना RBI का कार्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किस देश ने भारत में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में योगदान दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस ने। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मॉरिशस ने अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह में योगदान दिया है। उसके बाद सिंगापुर ने, फिर उसके बाद अमेरिका ने, फिर नीदरलैंड और जापान का स्थान आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना अक्सर भारत में हरित क्रांति से जुड़ी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसने मृदा क्षरण और जल प्रदूषण में योगदान दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत की कृषि ऋण प्रणाली में नाबार्ड की क्या भूमिका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि विकास के लिए बैंकों और संस्थानों को पुनर्वित्त और धन उपलब्ध कराना। फिर क्वेश्चन नंबर 88, विश्व व्यापार संगठन में कृषि वार्ता पर भारत का रुख अक्सर इस पर केंद्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा करना। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कृषि वार्ता पर भारत का रुख अक्सर अपने छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा करने पर केंद्रित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। एग्जैक्टली ये 2.9% है, लेकिन इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये 3% आएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जो घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बेरोजगारी दर की अवधारणा को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना नौकरी वाले लोगों की संख्या को श्रम शक्ति से विभाजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 80%। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा का खपत का लगभग 80% जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में स्थिर कीमतों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.98%। फिर क्वेश्चन नंबर 94, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार ने राजकोषीय घाटा 25,568 करोड़ होने का अनुमान लगाया है।
जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का %% है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2.98%। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सरकार के 7 निश्चयों में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल कल्याण। बाल कल्याण बिहार सरकार के 7 निश्चयों में शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार कपड़ा और चमड़ा में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों को ₹100 तक का अनुदान प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि बहुलक 25.5 और माध्यिका का 16.5 है तो समांतर माध्य का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12। फिर क्वेश्चन नंबर 98, सहसंबंध का अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चरों में साथ साथ परिवर्तन होना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, x⁴n का अवकलन क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी nx⁴n-1। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 के इकोनॉमिक्स की इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।